स्वागत है बच्चों फिजिक्स इट्स इजी में। और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11 के अध्याय 6 पर कार्य, ऊर्जा और शक्ति। आज का हमारा टॉपिक है उसमें संरक्षी तथा असंरक्षी बल किसे कहते हैं, इनके उदाहरण तथा ऊर्जा संरक्षण का नियम, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले अपनी बात करते हैं संरक्षी और असंरक्षी बल किसे कहते हैं। यदि आपने इसके पहले की वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसकी सहायता से वीडियो देख सकते हैं। तो आइए संरक्षी बल किसे कहते हैं, हम सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं। संरक्षी बल, हमने देखा कि जब भी कोई कार्य करना होता है तो हमें बल की आवश्यकता होती है। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और उस बल के प्रभाव से विस्थापन उत्पन्न होता है तो कार्य संपन्न होता है, अर्थात कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। अब यहाँ पर एक बात दिमाग में आती है कि क्या किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है। यदि हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना चाहते हैं तो हमें किस मार्ग का अनुसरण करें कि कम कार्य करना पड़े, एक चीज़ तो ये। और या ये कहें कि हम किसी भी मार्ग से जाएं तो क्या हमें समान कार्य करना पड़ेगा। तो इन प्रश्नों के उत्तर हमें संरक्षी और असंरक्षी बल के माध्यम से प्राप्त होते हैं। दोनों बातें अपनी जगह सही हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी भी मार्ग से चले जाएं, हमें समान कार्य करना पड़ते हैं। और कभी ये भी संभव है कि यदि हम भिन्न भिन्न मार्गों का चयन कर लें तो किए गए कार्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो इन दो बातों से ही हम संरक्षी और असंरक्षी बल को परिभाषित करेंगे। तो संरक्षी बल की परिभाषा कहती है कि जब किया गया कार्य पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, केवल आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है, तो इस प्रकार के बल द्वारा किया गया कार्य संरक्षी बल के अंतर्गत आता है और जो बल होता है वह संरक्षी बल कहलाता है। दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूं तो ये कह सकते हैं कि संरक्षी बल वे बल होते हैं जिनके द्वारा किया गया कार्य प्रथम तथा अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है, मार्ग पर या पथ पर निर्भर नहीं करता है। एक उदाहरण के द्वारा समझ लें हम कि जैसे सपोज हम ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर जाना चाहते हैं। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है, ये ग्राउंड फ्लोर है। तो हम एक तरीका ये है कि हम यहाँ से सीधे ऊपर चले जाएं। दूसरा तरीका ये है कि हम इस प्रकार से स्लोप के माध्यम से ऊपर चढ़ जाएं। और तीसरा तरीका ये हो सकता है कि आप स्टीयर्स पर इस प्रकार से कदम बढ़ाते हुए ऊपर चढ़ जाएं। तब एक व्यक्ति यहाँ से यहाँ जाता है, दूसरा व्यक्ति यहाँ से यहाँ जाता है, तीसरा व्यक्ति स्टीयर्स से होता हुआ यहाँ पहुँचता है। तो यदि संरक्षी बल क्रियाशील है इसमें, तो उस स्थिति के अंदर तीनों स्थितियों में किया गया कार्य समान होगा। तो ये संरक्षी बल की परिभाषा और एक उदाहरण हो गया। संरक्षी बल कौन कौन से कहलाते हैं, तो संरक्षी बल के अंतर्गत हम यदि उदाहरण लें तो गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षी बल है। दूसरा स्थिर वैद्युत बल, ये संरक्षी बल का उदाहरण है। तीसरा चुंबकीय बल, ये भी संरक्षी बल का उदाहरण हुआ। संरक्षी बल के क्या गुण होंगे, तो यदि गुणों की बात की जाए तो पहली चीज तो ये परिभाषा में ही स्पष्ट हो रही है कि ये मार्ग की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, केवल आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। पहला गुण तो ये हो गया। दूसरा, यदि किसी हम बंद लूप की बात करें, यानी कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु यदि समान हो तो ऐसी स्थिति के अंदर संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। क्योंकि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु समान हो गया तो वहाँ पर विस्थापन का मान शून्य है, और विस्थापन का मान शून्य है तो संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य भी शून्य होगा। अर्थात यदि निकाय में संरक्षी बल है तो किसी भी बंद परिपथ के लिए, बंद लूप के लिए, बंद मार्ग के लिए किया गया कार्य सदैव शून्य होता है। और तीसरी बात यह होगी कि संरक्षी बल जो होते हैं ये हमेशा केंद्रीय बल होते हैं, अर्थात क्रिया रेखा इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित होती है। जैसे एक उदाहरण के लिए ले लें कि यदि ये दो द्रव्यमान हैं, एक का द्रव्यमान m1 है, दूसरे का m2 है, तो गुरुत्वाकर्षण कहता है कि ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है ये क्रिया रेखा कहलाएगी। तो
जो बल होगा वो इस क्रिया रेखा पर क्रियाशील होगा। इस प्रकार के बल केंद्रीय बल कहलाते हैं। तो संरक्षी बल सदैव केंद्रीय बल होते हैं। यदि धनात्मक आवेश के विरुद्ध बात करें हम, तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तब भी इनकी क्रिया रेखा तो वही रहेगी। तो संरक्षी बल जो होते हैं ये केंद्रीय बल होते हैं। अब असंरक्षीय बलों के बारे में बात कर लेते हैं कि असंरक्षीय बल क्या होते हैं। यदि बल द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है तो इस प्रकार का बल असंरक्षीय बल कहलाता है। यानी कि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि उस मार्ग पर भी निर्भर करता है जिस मार्ग का अनुसरण किया गया है। तो इस प्रकार के बल असंरक्षीय बल कहलाते हैं। असंरक्षीय बलों में जिस पथ का अनुसरण करेंगे उस पथ पर निर्भर करेगा। जैसे उदाहरण के लिए कि यदि हम बिंदु ए से बिंदु बी तक आते हैं, तो यदि हम इस पथ का अनुसरण करते हैं तो हमें कार्य कुछ करना पड़ेगा। यदि हम इस पथ का अनुसरण करते हैं तो हमें अलग कार्य करना पड़ेगा। यदि हम इस पथ पर चलकर यहाँ पर पहुँचते हैं तो हमें कार्य अलग होगा। तो यदि तीनों स्थितियों में किया गया कार्य भिन्न भिन्न है तो इस प्रकार का बल असंरक्षीय बल कहलाएगा। तो ये असंरक्षीय बल का उदाहरण हो गया। यहाँ पर कौन कौन से बल असंरक्षीय के अंतर्गत आते हैं, तो इनके उदाहरण दे सकते हैं आप। घर्षण बल, ये असंरक्षीय बल है। फ्रैक्शन, फोर्स ऑफ फ्रैक्शन। दूसरा श्यान बल, यह भी असंरक्षीय बल का उदाहरण है। और तीसरा यदि हम बात करें तो धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल, यह भी असंरक्षीय बल का उदाहरण हुआ। असंरक्षीय बल सामान्यतः केंद्रीय बल नहीं होते हैं। इनमें किसी बंद लूप में किया गया कार्य भी शून्य नहीं होता है। तो ये तो हमारी बात हो गई संरक्षीय और असंरक्षीय बलों के बारे में। आइए अब अपन बात कर लेते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात ऊर्जा अविनाशी है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि किसी भी निकाय की या किसी भी वस्तु की कुल ऊर्जा नियत रहती है, परिवर्तित नहीं होती है। तो ये ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। हाँ, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में जरूर परिवर्तित किया जा सकता है, पर यदि हम कुल ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो कुल ऊर्जा नियत होगी। तो इस नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। अब आइए हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से इस नियम की पुष्टि कर देते हैं कि क्या यह सही है। तो जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले यांत्रिक ऊर्जा में बात किया है, तो यांत्रिक ऊर्जा के अंतर्गत दो प्रकार की ऊर्जाओं पर हमारी चर्चा हुई थी। एक ऊर्जा थी गतिज ऊर्जा और दूसरी थी स्थितिज ऊर्जा। किसी भी वस्तु में गति के कारण से जो ऊर्जा पाई जाती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं, और किसी भी वस्तु की स्थिति विशेष या आकार विशेष के कारण से जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो माना कि एक वस्तु यहाँ पर स्थित है, हम इस स्थिति को ए स्थिति बोल देते हैं, और इस वस्तु की ऊंचाई भूमि से कैपिटल एच है। तो माना कि एक वस्तु जमीन से कैपिटल एच ऊंचाई पर स्थित है। ए स्थिति में इस वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m है। तो बिंदु ए पर इस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा यदि हम यू ए से प्रकट कर दें तो यू ए का मान कितना हो जाएगा, mg h। ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण और h पृथ्वी के तल से ऊंचाई हुई। तो बिंदु A पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा mgh के बराबर होगी। और यहाँ पर यदि हम गतिज ऊर्जा की बात करें तो चूंकि इस वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 है तो इस स्थिति के अंदर इसकी गतिज ऊर्जा भी 0 होगी। और कुल ऊर्जा कितनी है अगर ये कहा जाए तो कुल ऊर्जा A बिंदु पर होगी mgh के बराबर, क्योंकि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग mgh के बराबर होगा। तो ये बिंदु A के लिए हमने बात किया कि बिंदु A पर इतनी स्थितिज ऊर्जा है, इतनी गतिज ऊर्जा है, और इन दोनों का योग कुल ऊर्जा इतनी हो गई। अब आइए अपन बिंदु B पर बात कर लेते हैं। तो बिंदु B के लिए अब बिंदु B कहाँ है, बिंदु B माने कि ये वस्तु नीचे गिरना शुरू हुई और गिरते गिरते यहाँ तक आ गई, ये इसकी स्थिति हो गई B। अब जब ये नीचे आई है
तो माना कि इसकी भूमि से ऊंचाई स्मॉल h रह गई है। पहले कैपिटल H थी, अब स्मॉल h है। तो इसने कितनी दूरी तय कर ली है? कैपिटल H माइनस स्मॉल h दूरी तय करके वो बिंदु B पर आ गई है। तो बिंदु B पर स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो स्थितिज ऊर्जा को हम अगर UB से लिख दें तो वो हो जाएगी mg स्मॉल h, ये स्थितिज ऊर्जा हो गई। और बिंदु B पर गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो माना कि बिंदु B पर इसकी जो गति है वो हो जाती है v1। यहाँ u बराबर 0 है, यहाँ गति बढ़कर हो जाती है v1। तो यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि v1 का मान कितना होगा। तो लिख पाएंगे गति का प्रथम समीकरण v1 बराबर u प्लस gt से। यह हम इसका उपयोग न करें तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि हमें t नहीं मालूम है। तो हम गति का तृतीय समीकरण काम में ले लेते हैं। तो गति का तृतीय समीकरण कहेगा v1 वर्ग बराबर u वर्ग प्लस ट्वाइस g h माइनस h। क्योंकि ये दूरी जो तय की गई है वो h माइनस h के बराबर है। u का मान 0 लिख दें तो v1 वर्ग बराबर 2g h माइनस h, ये v1 वर्ग आ गया। अब आप यहाँ पर गतिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। तो बिंदु B पर गतिज ऊर्जा का मान होता है 1/2 m v1 वर्ग, और v1 वर्ग की जगह पर हम ये लिख देंगे। तो B बिंदु पर गतिज ऊर्जा का मान हो जाएगा 1/2 m g और h माइनस h। ये बिंदु B पर गतिज ऊर्जा है, ये बिंदु B पर स्थितिज ऊर्जा है। और कुल ऊर्जा कितनी हो गई? तो टोटल एनर्जी एट B वो हो जाएगी गतिज ऊर्जा धन स्थितिज ऊर्जा के बराबर। तो B पर कुल ऊर्जा का मान हो जाएगा 1/2 mgh माइनस 1/2 सॉरी, यहाँ पर v वर्ग की जगह पर 2gh लिखना है तो ये 2 आ जाएगा, और ये 2 से 2 को हमें काट देना चाहिए, तो ये 1/2 नहीं आएगा। तो mgh माइनस mgh और प्लस mgh कट गया। तो B बिंदु पर कुल ऊर्जा हो जाएगी mgh के बराबर। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 क्या कहती है कि बिंदु A पर कुल ऊर्जा mgh के बराबर है। समीकरण 2 कहती है कि बिंदु B पर कुल ऊर्जा mgh के बराबर है। अर्थात जितनी ऊर्जा बिंदु A पर है उतनी ही ऊर्जा बिंदु B पर है, परंतु स्थितिज ऊर्जा का मान कम हो रहा है। कैपिटल H सबसे ज़्यादा, जैसे जैसे नीचे आएगी वैसे वैसे H का मान कम होता जाएगा, तो स्थितिज ऊर्जा घट रही है। गतिज ऊर्जा का मान देखिए बढ़ता जाएगा, mg h माइनस h, एक समय h का मान 0 हो जाएगा तो कैपिटल H बचेगा। तो अब हम तीसरी स्थिति पर बात कर लेते हैं कि ये वस्तु माना कि गिरते गिरते जमीन पर आ गई, C बिंदु पर आ गई, और यहाँ पर इसका वेग बढ़कर हो गया v। तो अब यहाँ पर बिंदु C पर क्या होगा? तो बिंदु C के लिए, बिंदु C पर आप देखिएगा कि स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि नीचे आ गई, H का मान 0 हो गया, तो स्थितिज ऊर्जा हो गई 0। अब जो कुछ ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा के रूप में है, तो इसकी गति कितनी हो गई? v। तो गति का तृतीय समीकरण हम एक बार फिर से उपयोग में ले लेते हैं। तो वो कहेगा कि v वर्ग बराबर u वर्ग प्लस 2gh, अंतिम वेग v, प्रारंभिक वेग u, गुरुत्वीय त्वरण g, और कुल तय की गई दूरी कैपिटल H। यहाँ से यहाँ तक आने में कैपिटल H दूरी तय करी। अब u का मान 0 है तो v वर्ग बराबर 2gh, और गतिज ऊर्जा बिंदु C पर क्या होगी? 1/2 m v वर्ग, यानी कि गतिज ऊर्जा C पर हो जाएगी 1/2 m 2gh, 2 से 2 कट गया, तो गतिज ऊर्जा C बिंदु पर mg h के बराबर हो गई। इसी प्रकार से कुल ऊर्जा यदि हम कहें तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग, और कुल ऊर्जा बिंदु C पर mg h के बराबर है। ये हमारी समीकरण 3 आ गई। अब आप देखिए कि बिंदु A पर स्थितिज ऊर्जा का मान ज़्यादा है, बिंदु B पर स्थितिज ऊर्जा का मान कम हो गया, बिंदु C पर स्थितिज ऊर्जा का मान घटकर 0 हो गया। स्थितिज ऊर्जा कम होती गई, गतिज ऊर्जा का मान 0 फिर बढ़ा, और बिंदु C पर सर्वाधिक, सारी की सारी ऊर्जा गतिज ऊर्जा हो गई।
इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी वस्तु जब गुरुत्व के अधीन नीचे की ओर गति करेगी तो उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होगी, गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगी, स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगी, परंतु कुल ऊर्जा के मान वही बने रहेंगे। कुल ऊर्जा उसकी mgh थी, mgh रही बीच में, और अंत में भी उसकी कुल ऊर्जा mgh के बराबर ही है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम या ऊर्जा अविनाशता का नियम यही कहता है कि किसी भी निकाय की कुल ऊर्जा नियत रहती है, अपरिवर्तित रहती है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।